Hello, welcome all. Welcome to Mukt Study. This is a video for class 8 ICSE syllabus हिस्ट्री एंड सिविक्स। आज हम लोग क्लास 8 की ICSE सिलेबस से हिस्ट्री सिविक्स स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर पढ़ेंगे इसका। ये बुक हमारी बीटा पब्लिकेशंस की है, इफेक्टिव हिस्ट्री एंड सिविक्स फॉर क्लास 8। तो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इसका। फर्स्ट चैप्टर है इसका अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन आपका पहला चैप्टर है इसका। The period between the end of medieval age and the beginning of the modern age is regarded as the period of transition. Basically, what is the meaning of transition और ये ट्रांजिशन का मतलब क्या है या पीरियड ऑफ ट्रांजिशन किसको बोला जा रहा है? ट्रांजिशन का मतलब ये है कि यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं थोड़े बहुत पहले ज़माने के लोगों में और बाद के जो लोग आ रहे हैं, तो उनके बीच में जो चेंज हो रहा है उस पीरियड को कहा जा रहा है कि ट्रांजिशन पीरियड कहलाता है। मिडीवल एज जो थी, मतलब मॉडर्न एज से पहले का जो एज था, जो मिडीवल एज थी, मतलब जिसमें टेक्नोलॉजी हमारे पास ज़्यादा नहीं थी, लोगों के पास बहुत कम टेक्नोलॉजी थी, सवारियाँ नहीं थी, पत्थर से आग घिसते थे, आग घिस के आग जलाते थे, खाना उबाल के खाते थे या भून के खाते थे, बहुत सी चीज़ें नहीं थी। धीरे धीरे उसको चेंज होता रहा। फिर उसके बाद हम लोग मॉडर्न एज में आए। मॉडर्न एज में जब हमारे पास आए तो गाड़ी भी हो गई हमारे पास, बहुत से हथियार हमने बना लिए, धीरे धीरे तरक्की हुई लोगों की, बहुत सी नई नई टेक्नोलॉजीज हमको मिली। तो जो मिडिवल एज थी, जब हमारे पास कुछ नहीं था, और उसके बाद जो हमारे पास मॉडर्न एज आई, मतलब जिसमें बहुत सी चीज़ें हमारे पास आ गई, उन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड है वो कहलाता है पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। दिस पीरियड from differed from countries to countries depending on the condition of the development of the country। अब हर कंट्री का ये पीरियड अलग होता है। क्यों? किस कंट्री में किस तरह से डेवलपमेंट की स्पीड है, कैसे कौन सी कंट्री डेवलप हो रही है, तो उस हिसाब से ये जो ट्रांजिशन पीरियड होता है ये डिफर करता है कंट्री टू कंट्री। अब किसी कंट्री में मॉडर्न एज के बाद बहुत जल्दी वो डेवलप हो गए, या मिडिवल एज के बाद बहुत तेज़ी से वो डेवलप हो गए, और कोई कंट्री है जो अभी तक डेवलप नहीं हो पाई। तो ये फ़र्क होता है कंट्री टू कंट्री, ये फ़र्क रहता है हमेशा और हमेशा रहेगा कंट्री टू कंट्री ये फ़र्क। In Europe, the modern period is said to have begun in 15th century, whereas in India it begins in 18th century। यूरोप में ये 15th सेंचुरी में ही मॉडर्न एज आ गई थी, मतलब मिडिवल एज को वो पार करके मॉडर्न एज में पहुंच गए थे, उन्होंने अपना डेवलपमेंट कर लिया था यूरोप में। लेकिन इंडिया में कहा जाता है कि हमने मॉडर्न एज कब आई इंडिया में? मिड ऑफ 18th सेंचुरी, मतलब 18th सेंचुरी आधी हो चुकी थी तब जाके मॉडर्न एज आई इंडिया में। Many development took place in Europe and in India in this period of transition, which paved the way for the emergence of the modern world। बहुत से डेवलपमेंट हुए इस पीरियड में, इसको कहा जाता है ट्रांजिशन पीरियड। और इसी जो आपके डेवलपमेंट इन पीरियड्स में हुए, इन्हीं ने ही मॉडर्न वर्ल्ड की नींव रखी। डेवलपमेंट्स इन यूरोप, द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट was the declining of feudalism, which was the basis of life during the medieval period। This changed the social, economic, political life of the European। The peace and freedom that prevailed after the decline of feudalism favored the growth of new learning। सबसे ज़्यादा जो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ यूरोप में, तो वो क्या था? फ्यूडलिज्म का ख़त्म हो जाना। फ्यूडलिज्म जब वहाँ पे ख़त्म हो गया, तो वहाँ पे सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस होने लगे लोगों की लाइफ में। फ्रीडम मिल गई उनको, जिसकी वजह से ग्रोथ होने लगा और नई चीज़ें लोगों को सीखने को मिली। तो फ्यूडलिज्म जब था वहाँ पे, तो लोग बंधे हुए थे, लोग नई नई चीज़ें सीख नहीं पा रहे थे, तो उनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। सबसे अच्छी चीज़ क्या हुई कि वहाँ पे फ्यूडलिज्म हट गया और उसके बाद लोगों में डेवलपमेंट होने लगा, लोग नई चीज़ें सीखने लगे, पॉलिटिकल लाइफ में भी उतरे, इकोनॉमिक, सोशल, सारी लाइफ उनकी डेवलप होने लगी। द क्रूसेड्स प्रोवाइडेड एन impetus to trade and commerce and increase the trade between the eastern and the western country। This contributed to the wealth and the prosperity of the people in many European countries। In place of land, money became the new measure of wealth। क्रूसेड से ग्रुप था वहाँ पे। क्रूसेड ने क्या किया कि ट्रेड और कॉमर्स को बहुत बढ़ावा दिया। ये आप देख सकते हैं, द क्रूसेड
थे, इन लोगों ने क्या किया था, बहुत ज़्यादा ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी, इनकी वजह से इन्हीं ने बहुत सा कंट्रीब्यूशन दिया पैसा बनाने में और इज्जत बनाने में यूरोपियन कंट्रीज़ को। फिर ऐसा दौर आया कि लोग, अब लैंड किसके पास आता था उससे नहीं माना जाता था कि वो अच्छा है। अब क्या होता था, इन प्लेस ऑफ लैंड मनी बिकेम द न्यू मेजर ऑफ वेल्थ। अब जिसके पास जितना पैसा होगा वो उतना अमीर होगा। पहले क्या होता था, लोगों के पास जितनी ज़मीन होती थी वो उतना अमीर होता था, लेकिन अब धीरे धीरे इन्हीं ने चेंजेस लाए, कॉमर्स को लाए। कॉमर्स का मतलब, कॉमर्स ट्रेड का मतलब क्या, बिजनेस लाए। कॉमर्स और ट्रेड क्या होता है, ट्रेड मतलब क्या होता है, व्यापार करना, तो ये बिजनेस लेके आए। As a result of crusades and expansion of trade and commerce, the European came into contact with Eastern civilization. Such contacts kindled their interest in their own Greek and Roman past. Artists, scholars began to rediscover and revive their past in art, architecture, literature and philosophy. अब इससे क्या हुआ, क्रूसेड की वजह से क्या हुआ, जब उन्हीं ने एक्सपेंशन करा ट्रेड और कॉमर्स का, तो बाहर हम लोग दूसरे, ये आपका यूरोपियन क्या हुआ, दूसरे लोगों से भी मिलने लगे धीरे धीरे। तो यूरोपियन केम इनटू कांटेक्ट विद द ईस्टर्न सिविलाइजेशन, जो यूरोपियन थे वो ईस्टर्न सिविलाइजेशन के कांटेक्ट में आए। उस कांटेक्ट से क्या हुआ, उनका इंटरेस्ट और बढ़ा किसमें, रोमन रोमन में और ग्रीक पास्ट में। जो पुराना उनका पास्ट था, जो रोमन और ग्रीक पास्ट था उनका, उसमें उनका इंटरेस्ट बना। तो आर्टिस्ट और स्कॉलर अब क्या करने लगे कि चीज़ों को बनाने लगे, जो पास की चीज़ें होती थी, पेंटिंग उनकी बनाने लगे, आर्किटेक्चर करने लगे, लिटरेचर, पोइट्री वगैरह लिखने लगे, फिलॉसफी लिखने लगे। तो ये और थोड़ा डेवलपमेंट हुआ। In order to increase commercial contacts with Eastern countries to earn more profit and to fulfill the consumer's demand for Oriental goods, many voyages were undertaken to discover new routes. The discovery of those routes changed the course of history. अब क्या हुआ कि जब डिमांड बढ़ने लगी, कमर्शियल कॉन्टैक्ट की डिमांड बढ़ने लगी, ईस्टर्न कंट्री से लोग मिलने लगे और जाने लगे यूरोपियन ईस्टर्न कंट्रीज में, तो और प्रॉफिट उनको चाहिए था। तो और प्रॉफिट कमाने के लिए वो नए नए तरीके ढूंढने लगे, डिमांड को कैसे लोगों पर, अगर कस्टमर किसी चीज़ की डिमांड कर रहा है तो वो डिमांड कहाँ तक पहुँचाया जाए। तो इस डिमांड को पहुँचाने के लिए नए नए रास्ते खोजे जाने लगे, नए नए रूट्स आने लगे जिससे सामान पहुँचाया जा सकता था। तो ये जो नए नए डिस्कवरी हो रही थी, नए नए रास्तों की डिस्कवरी हो रही थी, इससे बहुत ज़्यादा, क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा चेंज आया किसमें, हिस्ट्री में। लोगों ने नए रास्तों का ईजाद करा। अब ट्रेडिंग बहुत अच्छे तरीके से होने लगी धीरे धीरे, पहले के ज़माने के हिसाब से इस ज़माने में ट्रेडिंग बहुत अच्छी होने लगी। द चर्च विच डोमिनेटेड द मिडिवल सोसाइटी सफर्ड अ सेटबैक व्हेन अ नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग monarchs challenge the temporal non-religious power of the church. जो चर्च आपके मिडिवल, जब मिडिवल पीरियड था तो उस वक्त उसको डोमिनेट करे हुए थे मिडिवल पीरियड को। अब उन चर्च को बहुत ज़्यादा सेटबैक मिला क्योंकि लोग धीरे धीरे चीज़ों को सीख रहे थे, तो अब वो उनको कम फॉलो कर रहे थे और उनको अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहे थे कि पुराने ज़माने की जो चीज़ें थी उनको धीरे 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 चेंजेस कर रहे थे। इवन द कॉमन पीपल became dissatisfied with some of the practices of the church, and this dissatisfaction paved the way for reformation. अब कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती थी कि जो लोगों को पसंद नहीं आती थी। चर्च के हिसाब से जो चर्च होते थे वो कहते थे ये चीज़ें अच्छी हैं, पुराने ज़माने के हिसाब से पुरानी प्रथाएं चलती चली आ रही थी। लेकिन अब क्या हो रहा था, लोग नई नई चीज़ें जब सीख रहे थे बाहर जा जाके, तो जो कॉमन पीपल्स थे उनको भी चर्च की ये सब बातें अच्छी नहीं लग रही थी। तो धीरे धीरे लोगों के अंदर रिफॉर्मेशन हो रहा था। तो यहीं से रिफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ धीरे धीरे। पहले तो जो लोग थे कि पुराने ज़माने की चीज़ों को बस फॉलो करते थे, कोई चेंजेस अडॉप्ट नहीं करते थे। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि वो अंधविश्वास चल रहा था लोगों के अंदर कि ये हमारी प्रथा है और हम यही करते चले आएंगे। फिर जब नई नई चीज़ें उनके सामने आ रही थी, वो नए नए सिविलाइजेशन से मिल रहे थे, तो वो सीख रहे थे। तो धीरे धीरे जो पुराने चर्च थे, जो मिडिवल सोसाइटी को कैप्चर करे हुए थे, अब उन चर्च को भी लोगों ने फॉलो करना छोड़ दिया था और धीरे धीरे अपने आप को रिफॉर्म कर रहे थे, और यहीं से रिफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था। द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन द मिडल ऑफ द 15th सेंचुरी इन यूरोप मेड इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस बुक्स इन लार्ज नंबर। अब क्या हुआ कि प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हो गया यूरोप में।
15 सेंचुरी के मिडल में, मिडल ऑफ द 15 आधी जब हो गई थी 15 सेंचुरी, तब प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हो गया, जिसकी वजह से किताबें छापने में बहुत मदद मिली, बहुत लार्ज नंबर्स में बुक छपने लगी। दिस इनेबल यूरोप टू पुट दिस बुक विद इन द रीच ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इससे क्या हुआ, बुक्स अब लोगों को मिलने लगी, जब लोग बुक्स ज़्यादा छपने लगेंगी तो लोगों को ज़्यादा मिलने लगेंगी, जिससे लोग पढ़ेंगे उनको। Printing and distribution of book influenced the people's attitude to life and brought a new awakening in the Europe। अब जब बुक्स मिलने लगी लोगों को, लोग बुक्स पढ़ने लगे, तो लोगों की लाइफ धीरे धीरे चेंज होने लगी। वो बुक्स पढ़ पढ़ के सीखने लगे चीज़ों को, और यूरोप में एक नई अवेकनिंग आ गई थी। लोग अपने आप को रिफॉर्म करना चालू कर दिए थे यूरोप में। द रिवाइवल ऑफ ओल्ड लर्निंग लेड टू डेवलपमेंट ऑफ द न्यू थॉट। द लर्निंग एंड कल्चर कॉल्ड रेनेसेंस। रेनेसेंस कहते हैं आपका रिवाइवल होता है, बेसिकली आपका जो रिवाइवल हो रहा है, आप चीज़ें सीख रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और धीरे 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 आपका रिवाइवल हो रहा है, रेनेसेंस हो रहा है। डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। द मेजर डेवलपमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन वर फॉलो। अब इंडिया में क्या क्या डेवलपमेंट हुए थे ट्रांजिशन पीरियड में, अब उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर एंड द इमरजेंस ऑफ अ नंबर ऑफ रीजनल किंगडम। मुगल एम्पायर गिर चुका था और छोटे छोटे जो किंगडम्स थे वो बनने लगे थे इंडिया में। द डिफीट ऑफ मराठा इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बाय द अफगान एंड द इनएबिलिटी ऑफ द मराठास टू रिप्लेस द मुगल एंड इस्टेब्लिश एन ऑल इंडिया एम्पायर। मराठास हार गए थे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, किससे, अफगान से, और मराठा मुगल्स को भी नहीं हटा पाए थे वहां से। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश एंड टर्निंग इंडिया इनटू कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे कब्जा कर लिया था और इंडिया को अपनी कॉलोनी धीरे धीरे इंडिया को अपनी कॉलोनी बना रहे थे ब्रिटिशर्स। द ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया विच इम्पैक्टेड इट्स कल्चर, इकोनॉमी, सोसाइटी एंड ओवरऑल डेवलपमेंट। ब्रिटिश की बहुत सी अलग अलग पॉलिसीज आ गई थी इंडिया में, जो इंडिया के कल्चर को इम्पैक्ट कर रही थी, इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रही थी, सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रही थी, और उनके डेवलपमेंट को भी धीरे धीरे इंडिया का डेवलपमेंट भी कर रहे थे वो लोग। सोर्सेज। A wide variety of sources are available for reconstructing the history of India during the modern period। कौन कौन सी सोर्सेज थी जिन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करा था, हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं। द प्राइमरी सोर्स क्या है, दे आर द सोर्सेज दैट प्रोवाइड डायरेक्ट और फर्स्ट हैंड एविडेंट अबाउट एन इवेंट। दीज इंक्लूड द फॉलोइंग। प्राइमरी सोर्स क्या होती है, वो सोर्सेज है जो डायरेक्ट एविडेंस आपको दे रहे हैं कि क्या क्या हुआ था इंडिया में उस वक्त, जिसकी वजह से इंडिया में डेवलपमेंट हुआ था। तो सबसे पहली प्राइमरी सोर्स क्या, ऑफिशियल रिकॉर्ड। अब जो भी रिकॉर्ड होते हैं आपके पास, डेट इज द पेपर ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो पेपर होते हैं, द पेपर ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज एट डिफरेंट लेवल। द रिकॉर्ड पुट डाउन बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ ट्रेडिंग कंडीशंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब जो गवर्नमेंट्स के आपके पेपर्स थे, वो रिकॉर्ड किसने दिए थे आपको, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी डिटेल दी थी अकाउंट ट्रेडिंग की, कि क्या क्या उन्होंने ट्रेडिंग करी थी इंडिया में, उन्होंने इंडिया को कैसे मदद किया था डेवलपमेंट में। ये सारे रिकॉर्ड्स थे किसके पास, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास। दीज रिकॉर्ड ऑल्सो गिव डिटेल अबाउट ऑल लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इन्हीं रिकॉर्ड्स में आपको और भी डिटेल्स मिलेंगी, जो जो एडमिनिस्ट्रेशन हुए इंडिया में, कैसे मैनेजमेंट किया गया एडमिनिस्ट्रेशन को, कैसे इंडिया में डेवलपमेंट हुआ ब्रिटिश के द्वारा, ये सब रिकॉर्ड्स मिलेंगे। द ब्रिटिश क्राउन व्हेन इट टुक ओवर द रेन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो केप्ट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड। वही चीज़ है कि जब ब्रिटिश ने इंडिया पे कब्जा किया, इंडिया के ऊपर आया, तो इंडिया का जब उसने एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में लिया था, तो उसने हर चीज़ का रिकॉर्ड रखा, ऑफिशियल रिकॉर्ड, कि उसने इंडिया में क्या क्या किया। The record of European companies like those of the Portuguese, Dutch, French are useful for constructing the history of 17th and 18th century। और जो डच के जो भी यूरोपियन कंपनीज वहाँ पे आई थी, पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच, इन सब के भी रिकॉर्ड वहाँ पे अवेलेबल थे, जो बताते थे कि 17 और 18 सेंचुरी में किस तरह से डेवलपमेंट किया गया, किस तरह से इन लोगों ने डेवलपमेंट में मदद करी, इनके रिकॉर्ड्स ही बताते हैं। दे आर इम्पोर्टेंट प्राइमली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री।
बेसिकली इनका मेन मकसद क्या था ना, ये लोग ट्रेडिंग करने आए थे, यूरोपियन इंडिया में ट्रेडिंग करने आए थे। तो इनका जो बेसिक जो रिकॉर्ड्स है ना इन लोगों के, ये इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे थे। तो इकोनॉमिक हिस्ट्री बताने में ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब के रिकॉर्ड। बट मच कैन ऑल्सो बी गैदर अबाउट द पॉलिटिकल सेटअप इन इंडिया एट दैट टाइम। और जो इंडिया का वहाँ पे पॉलिटिकल सेटअप था, वो रिकॉर्ड्स देख के भी आप इंडिया के बारे में वहाँ पे बता सकते हैं कि इंडिया में वहाँ क्या उस वक्त क्या क्या डेवलपमेंट हुए थे। बेसिकली हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि जो भी डेवलपमेंट हुआ था इंडिया में, उसकी क्या सोर्सेज थी, किस वजह से वो डेवलपमेंट हुए थे उस वक्त वहाँ पे। तो प्राइमरी सोर्स बेसिकली क्या होती है, ऑफिशियल रिकॉर्ड जो होते हैं वहाँ पे उस वक्त जो भी लोग आए उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड होते हैं जो गवर्नमेंट के पास होते हैं। जैसे कि ब्रिटिशर्स आए थे तो ब्रिटिशर्स के पास भी अपना टोटल रिकॉर्ड था। यूरोपियन कंपनीज बहुत सारी आई थी इंडिया में, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। पोर्चुगीज आए थे, डच आए थे, फ्रेंच आए थे, तो इन सब के पास भी अपने अपने रिकॉर्ड होते थे और इन लोगों ने अपने अपने स्तर पे इंडिया को डेवलप करने की कोशिश की थी। Contemporary literary works such as memories, memoirs, biographies, travel accounts which provide useful glimpse in the history of period। अब जो लिटरेचर का वर्क होता था, लोग जो किताबें लिखते थे, बायोग्राफी लिखते थे, तो वो उस वक्त जो लोग लिखते थे वो उस ज़माने की हिस्ट्री को अपनी बुकों में उतारते थे, अपनी बुक्स में उतारते थे और लिखते थे उसके बारे में। तो इन बुक्स से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि उस वक्त की हिस्ट्री में क्या हुआ होगा इंडिया में, कैसे कैसे इंडिया में डेवलपमेंट आया होगा। तो ये हम लोग किताबें पढ़ के भी जान सकते हैं। न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल्स इन इंग्लिश एंड इंडियन लैंग्वेज। तो उस ज़माने के जो न्यूज़पेपर होते थे या जो भी मैगज़ीन होती थी जो इंग्लिश और हिंदी भाषाओं में होती थी, हम लोग उनको भी पढ़ के देख सकते हैं कि उस वक्त वहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट किया गया होगा। पेंटिंग, ड्राइंग, स्केचिंग एंड इनग्रेविंग ऑफ द पीरियड। पेंटिंग्स बनाई जाती थी, ड्राइंग बनाई जाती थी उस ज़माने के। स्केच, आप कभी किसी म्यूजियम में जाएं तो आप देखेंगे उस ज़माने की पुरानी पुरानी पेंटिंग्स थी, स्केचेस थे, तो आप उन पेंटिंग को देख के समझेंगे कि उस ज़माने में ये पेंटिंग बनी थी तो वो कितने डेवलप होंगे, किस तरह से उन्होंने ये पेंटिंग बनाई होगी, उनके पास क्या क्या साधन होंगे इस पेंटिंग को बनाने के। फोटोग्राफ, फिल्म, ऑडियो वीडियो टेप्स ऑफ द इवेंट ऑफ द फेमस पर्सन। पुराने ज़माने की फ़ोटोग्राफ्स, फिल्म्स, ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग जो होती हैं या इंटरव्यू होते हैं पुराने पुराने लोगों के, तो उनकी वीडियोस से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि उस ज़माने की हिस्ट्री क्या रही होगी, कैसे डेवलप हुआ, कैसे मिडिवल एज से हम लोग मॉडर्न एज में पहुँचे और आज हम लोग जहाँ पे हैं वहाँ कैसे पहुँचे वहाँ पे। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज लाइक बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स एंड आर्टिफैक्ट्स। अब जो पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं उनको हमने चेक किया, उनको हमने देखा, कैसे पता लगाया कि ये बिल्डिंग कैसे क्या हुआ, कितना डेवलपमेंट इंडिया में आया। तो ये बेसिक कुछ प्राइमरी सोर्सेज होती हैं जो कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वीडियोस होती हैं, टेप्स होते हैं, रिकॉर्डिंग होती है, लोगों ने बुक्स लिखी होती हैं, तो उसको पढ़ के ही लोग समझते हैं हिस्ट्री को। हिस्ट्री में अब जाके तो नहीं देख सकते ना हम लोग पास्ट में, तो दूसरों की जो लिखी हुई चीज़ें होती हैं उनको ही हम लोग पढ़ते हैं और उसी को अंदाज़ा लगाते हैं, उसी का अध्ययन करते हैं, पूरा रिसर्च करते हैं, तब जाके हिस्ट्री निकल के आती है, तब पता चलता है हाँ इस ज़माने में ऐसा भी हुआ था। सेकेंडरी सोर्स क्या है इसकी, सेकेंडरी सोर्स की बात करते हैं। दीज आर द सोर्सेज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द प्राइमरी सोर्सेज। अब प्राइमरी सोर्स का इस्तेमाल करके अब आप कोई और चीज़, कोई नतीजा निकाल रहे हैं या कोई सोर्स बना रहे तो वो कहलाती है सेकेंडरी सोर्स। So, whereas the primary sources provide first-hand information, the secondary source involve generalization, analysis, interpretation of the original information। वही जो मैंने बताया कि आपके पास प्राइमरी सोर्स थी, फिर उसको एनालाइज करा, अध्ययन करा, उस पर रिसर्च करी, फिर ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन को पढ़ा गया, समझा गया, उसके बाद जो एनालिसिस निकला वो कहलाता है सेकेंडरी सोर्स। अब सेकेंडरी सोर्स क्या होता है कि भाई हिस्टोरिकल वर्क रिटन बाय द कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन। अब जो हिस्टोरियन थे उस ज़माने के पुराने लोग थे, उन्हीं ने जो काम कर दिया हिस्ट्री में, अब उसको पढ़ा जा रहा है, उसको एनालाइज किया जा रहा है, उसको अध्ययन किया जा रहा है। बेसिकली है तो ये प्राइमरी सोर्स, लेकिन उसको हम लोग एनालाइज कर रहे हैं और उससे समझने की कोशिश कर रहे हैं हिस्ट्री को। द सोशियो इकोनॉमिक डिटेल गिवन इन द लिटरेरी वर्क सच एज नॉवेल, प्ले, पोएम, शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय द ब्रिटिश एंड द इंडियन ऑथर ऑफ द पीरियड। अब उस ज़माने के जो ऑथर थे, चाहे वो इंडियन ऑथर हो या ब्रिटिश ऑथर हो, उन्होंने स्टोरीज़ लिखी, प्ले लिखे, पोएम्स लिखी, तो इन सबको पढ़ने की कोशिश की जाती है जिससे हम लोग हिस्ट्री का अंदाज़ा लगा सकें कि उस ज़माने में क्या क्या हुआ होगा हिस्ट्री में। द रेनेसेंस, रेनेसेंस का मतलब क्या होता है? द टर्म रेनेसेंस मीन रीबर्थ और रिवाइवल। रेनेसेंस का मतलब होता है कि दोबारा से जन्म लेना, रीबर्थ हो जाना या रिवाइवल हो जाना।
It is used for the movement that began in Italy in the 14th century and later on spread to the other countries of the Europe. ये वर्ड इस्तेमाल कब हुआ था? इटली के लिए इसको इस्तेमाल किया था 14th सेंचुरी में, रेनेसेंस, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये पूरे यूरोप में फैल गया था. दिस मूवमेंट एम एट रिवाइविंग द क्लासिकल हेरिटेज ऑफ यूरोप फ्रॉम विच इट हैड बीन सेपरेटेड फॉर ऑलमोस्ट 8 सेंचुरी. अब इस मूवमेंट में हुआ क्या था? इसका मेन एम ये था जो क्लासिकल यानी पुरानी जो हेरिटेज थी यूरोप की, उनको रिवाइव करना, दोबारा उनको जिंदा करना, यानी उनको उनकी मरम्मत करना, उनको देखने में सही करना. पुरानी जो भी क्लासिकल हेरिटेज का मतलब होता है पुराने कल्चर जो है या पुरानी बिल्डिंग्स जो हैं, पुरानी मॉन्यूमेंट जो हैं, उनको सही करना यानी उनको रीबर्थ करना. विच इट हैड बीन सेपरेटेड फ्रॉम ऑलमोस्ट 8 सेंचुरी, जो कि पुराने ज़माने से कहीं गुम हो गई थी, उनको दोबारा सही करना. लगभग 8 सेंचुरीज से वो कहीं पे अलग पड़ी हुई थी और यूज़ में नहीं आ रही थी यूरोप में, लोगों को पता नहीं था उनके बारे में. धीरे धीरे इस मूवमेंट ने क्या करा, चीज़ों को रीबर्थ करा, पुरानी जो भी मॉन्यूमेंट्स थी उनको सही करते थे, उनके स्ट्रक्चर को, और धीरे धीरे लोगों के सामने ला रहे थे. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द रेनेसेंस इज फॉलोइंग. क्या फीचर है? पहला है ह्यूमनिज्म. इट रिफर्स टू अ सिस्टम ऑफ थॉट that considered solving human problem with the help of the reasons as more important than religion's belief. पहला है इनका जो भी फ्यूचर है रिनेसेंस का, पहला फ्यूचर है आपका ह्यूमनिज्म. इट रिफर्स टू अ सिस्टम ऑफ थॉट दैट कंसिडर्ड सॉल्विंग ह्यूमन प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ रीजंस एज मोर इम्पोर्टेंट देन रिलीजियस बिलीफ. अब ये क्या करते थे? ह्यूमनिज्म का मतलब क्या है कि जो भी लोगों को परेशानियां होती थी, जो भी प्रॉब्लम्स होती थी, उसको सॉल्व किया जाता था तर्क के साथ यानी रीज़न के साथ. रिलीजन बिलीफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था. मतलब रिलीजन बिलीफ एक अलग है कि आप अपने धर्म को फॉलो करते हैं और उससे आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है. लेकिन ये लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते थे रीज़न से, दिमाग लगा के क्या ये बात सही है कि नहीं, खाली रिलीजन से भरोसा नहीं करते थे. इट इम्फेसिस द डिग्निटी ऑफ द मैन. आदमी की डिग्निटी पे इम्फेसिस किया जाता था, यानी उनकी इज्जत पे, कुछ उनके साथ गलत ना हो ये जिससे उनकी रिस्पेक्ट ना कर सके आदमी, उनकी रिस्पेक्ट की जाती थी. इट डिफेंडेड मैन राइट्स टू प्लेजर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द वर्ल्डली डिजायर. भाई ह्यूमंस की जो भी राइट्स होते थे उनको प्रोटेक्ट किया जाता था. थस द मैन बिकेम द फोकस ऑफ स्टडी ड्यूरिंग द रेनेसेंस. तो उस वक्त क्या होता था, इंसान को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी. जो रिनेसेंस मूवमेंट था वो क्या करता था, इंसान को बहुत वैल्यू देता था, उसकी राइट्स की फिक्र करता था, उसकी डिग्निटी की फिक्र करता था. तो मेन फोकस उस वक्त मेन फोकस था रिनेसेंस का. इस मूवमेंट का मेन फोकस कौन था? मैन था. द रिनेसेंस थिंकर लाइक फ्रांसेस्को पेट्रैच एंड जियोवानी Boccaccio came to be known as humanists as they shifted the focus of the man from the spiritualism to worldly affair. अब क्या हुआ, जिनके मैंने नाम लिए बहुत ही टफ नाम है, फ्रांसिस्को पेट्रैच एंड जियोवानी बोकासियो. ये लोग ह्यूमैनिस्ट बन गए थे उस ज़माने में, क्योंकि स्पिरिचुअल जो नॉलेज थी उनको अलग रख के ये अपनी थिंकिंग से, अपनी रीजनिंग से लोगों की मदद कर रहे थे. और मैन एक फोकस उस वक्त हो गया था, ह्यूमैनिज्म एक निकल आया था, तमका मिल गया था ह्यूमैनिज्म का, यानी इंसानियत जिसको बोल सकते हो कि आदमी इंसानियत की बात करने लगा था, और इस रिलीजन बिलीफ जो होती थी उसको हटा के अलग इंसानियत की बात चलने लगी थी. दूसरा पॉइंट क्या है इस पर? स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी. द रिनेसेंस प्रोड्यूस द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड द सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी. अब रिनेसेंस ने क्या किया, जो लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा करी और लोग चीज़ों को इंक्वायर करने लगे. अब कोई भी चीज़ देखते थे तो उसको समझने की कोशिश करते थे, ऐसा क्यों होता है. इट taught human being to question and know why and how of the thing. अब ह्यूमन बीइंग रिनेसेंस की वजह से चीज़ों को देखने लगे और समझने लगे और क्वेश्चन करने लगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा कैसे हो रहा है. दिस स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी प्रमोटेड अ साइंटिफिक अप्रोच एंड पीपल बिगेन टू रीजन बिफोर अराइविंग एट द कंक्लूजन.
अब इसी अप्रोच की वजह से क्या हुआ, लोग साइंटिफिक अप्रोच धीरे धीरे अपने अंदर डेवलप करने लगे और चीज़ों को कंक्लूजन पे आने से पहले सोचने लगे कि कोई भी चीज़ हो रही है तो ऐसे हो क्यों रही है, इसकी वजह क्या है, उसके पीछे का वो रीज़न जानने की कोशिश करने लगे। Scientific approach extended to exploration and expedition to promote into the every real of knowledge। अब धीरे धीरे साइंटिफिक अप्रोच बढ़ने लगा, जब धीरे धीरे साइंटिफिक अप्रोच बढ़ने लगा तो लोग अपनी नॉलेज को और बढ़ाने लगे और धीरे धीरे लोग नॉलेज को गेन करने की कोशिश करने लगे। रेशनलिज्म। रेशनलिज्म, द स्कॉलर ऑफ द रेनेसेंस पीरियड नोन एज द रेशनलिस्ट। जो इस पीरियड में जो भी स्कॉलर होते थे, रेनेसेंस पीरियड के जो भी स्कॉलर्स हैं उनको रेशनलिस्ट बोला जाता था। रैशनलिस्ट रिजेक्टेड ऑल दैट वाज बेस्ड ऑन द सुपरस्टिशन। अब जो भी अंधविश्वास उस वक्त चल रहा था, तो जो रैशनलिस्ट लोग होते थे वो तुरंत उस अंधविश्वास को हटा देते थे, उस अंधविश्वास को फॉलो नहीं करते थे और लोगों को समझाते थे कि इस अंधविश्वास को फॉलो नहीं करना। जो भी फॉलो अप होते चला आ रहा है हमेशा से, उसके वो खिलाफ थे, क्योंकि वो धीरे धीरे नॉलेज गेन कर रहे थे। जब वो नॉलेज गेन कर रहे थे, उनको नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही थी, उनको धीरे धीरे पता चल रहा था कि जो लोग आग बंद करके इस मतलब रिलीजियस चीज़ों को बिलीव कर लेते हैं, उसके पीछे हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ वजह है। अभी हमने ऊपर वाला पॉइंट पढ़ा था ना कि वो क्वेश्चन करने लगे थे एक दूसरे से, तो वो क्वेश्चन क्या था, हाउ और वाई। They questioned the authority of the church and refused to follow his technique and authority blindly। अब क्या जो चर्च होते थे उस ज़माने में, उसकी अथॉरिटीज़ को वो लोग चैलेंज कर रहे थे, क्वेश्चन करते थे कि हम क्यों आपको आँख बंद करके फॉलो करें और आपकी टीचिंग की वजह क्या है, आप अपनी टीचिंग की वजह बताइए, तब हम आपको फॉलो करेंगे, हम आँख बंद करके आपको फॉलो नहीं करेंगे। दे डेवलप रैशनल थिंकिंग एंड जज एवरी ऑन द बेसिस ऑफ द रीज़न। अब उन्हीं ने क्या करा था कि अपने अंदर रैशनल थिंकिंग ले आए थे और हर किसी को जज करते थे रीज़न देके, तर्क देते थे हर चीज़ का। क्योंकि जब धीरे धीरे आदमी के अंदर नॉलेज आती है तो आदमी चीज़ें सीखने की कोशिश करता है, जब नई नई चीज़ें वो सीखने की कोशिश करता है तो उसका दिमाग खुलता है। जब उसका दिमाग खुलता है तो फिर उसको समझ में आता है कि जो वो चीज़ें कर रहे थे, जो लोगों को फॉलो कर रहा था, जो जो भी रिलीजनल बिलीफ को वो फॉलो कर रहे थे, जिस हिसाब से उनको फिर लगता है कि वो लोग गलत थे या अंधा किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते थे, इसलिए वो चर्च पे भी भरोसा नहीं करते थे। द ग्लोरिफिकेशन ऑफ ह्यूमन फॉर्म, द रेनेसेंस स्कॉलर एंड आर्टिस्ट glorified human body। Their work was full of faith that the man with an active mind and body was capable of knowing and controlling the world and fashioning in whole happiness। अब क्या था कि इस सिस्टम में या इस मूवमेंट में आप कह सकते हैं कि सारा ध्यान किसके ऊपर होता था, इंसान की बॉडी के ऊपर। उनका मानना यह था कि इंसान की जो बॉडी है या उसका एक्टिव माइंड है वो कैपेबल होता है हर चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, फैशन के लिए, पूरे वर्ल्ड पे कंट्रोल कर सकता है वो और अपनी हैप्पीनेस को खुद ला सकता है। Although the Renaissance artists took their subject from the Bible, they portrayed the human form इन ऑल इट्स अर्थली ब्यूटी एंड वेग्योर। और उन्हीं ने ये जो सब्जेक्ट लिया था, जो भी आर्टिस्ट थे आपके रेनेसेंस के आर्टिस्ट जो थे, उन्हीं ने ये कॉपी कहाँ से किया था, किया तो उन्हीं ने ये बाइबल से ही कॉपी किया था, लेकिन उसको फिर अपने तरीके से चीज़ों को बनाने लगे और समझाने लगे लोगों को धीरे धीरे। और जितनी भी वो नॉलेज गेन करते थे उस हिसाब से हर चीज़ का वो रीज़न देते थे कि ये रीज़न है। और उनका कहना था कि ह्यूमन बीइंग ही सबसे बढ़िया क्रिएचर है, उसके पास एक दिमाग है और उसके पास इतना दिमाग है कि वो हर चीज़ को समझ सकता है, कंट्रोल कर सकता है, अपने हिसाब से चीज़ों को चला सकता है। इम्पैक्ट ऑफ रेनेसेंस, द रेनेसेंस लेफ्ट अ डीप इम्पैक्ट ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, पेंटिंग, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, साइंस एंड अबव ऑल ह्यूमन थिंकिंग। रेनेसेंस ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला हर चीज़ पे, लिटरेचर पे डाला, पेंटिंग पे डाला, साइंस उस ज़माने की जो उस पर, और सबसे ज़्यादा कि वो जब नॉलेज लोग गेन करने लगे थे तो इंसान की थिंकिंग में फ़र्क आने लगा था, लोग चीज़ों को सोच अलग तरीके से रहे थे। द आर्टिस्ट ऑफ रेनेसेंस पीरियड फ्रीड देमसेल्फ फ्रॉम द मिडिवल रूल एंड ट्रेडिशनल रिगार्डिंग रिलीजियस थीम्स एंड कलर। उस ज़माने के जो आर्टिस्ट थे उन्हीं ने अपने आप को फ्री कर लिया था, जो पुराने ज़माने के चले आ रहे थे और वो बंधे हुए थे उसी ट्रेडिशन में,
धीरे धीरे जब उनकी सोच बदली तो उन्होंने चीज़ों को बदलना चालू करा। दे मेड रियलिस्टिक पेंटिंग एंड ग्लोरीफाइड ह्यूमन फॉर्म इन देयर पेंटिंग। उन्होंने अपनी पेंटिंग्स को रियल बनाने लगे और उसके बाद ह्यूमन बीइंग को उसके अंदर लगाने लगे अपनी पेंटिंग में। और दे पेंटेड डायरेक्टली ऑन प्लास्टर्ड वॉल कॉल फ्रेस्कोस। डायरेक्ट दीवारों पर पेंट करने लगे, वो प्लास्टर वॉल पे डायरेक्ट पेंट करने लगे, उसको कहते थे फ्रेस्कोस। दे ऑल्सो डेवलप्ड द टेक्निक ऑफ ऑयल पेंटिंग। ऑयल पेंटिंग की टेक्निक भी उन्होंने डेवलप कर ली थी उस वक्त। द मोस्ट कॉमन ऑफ द रेनेसेंस आर्टिस्ट वर लियोनार्डो डा विंसी, माइकलएंजेलो एंड राफेल। उस जमाने के रेनेसेंस आर्टिस्ट जो थे सबसे ज़्यादा कॉमन या फेमस आप मान सकते हैं, लियोनार्डो डा विंसी बहुत फेमस थे, माइकलएंजेलो एंड राफेल। द स्कल्पचर ऑफ रेनेसेंस एज वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन। अब जो भी मूर्तियां बनती थी उस जमाने में रेनेसेंस पीरियड में, वो ह्यूमन से ही इंस्पायर होती थी। दैट इज वाई दे मेड अ डिटेल स्टडी ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड carve द ग्रेस एंड द ब्यूटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी इन देयर स्कल्पचर। वो जब मूर्तियां बनाते थे इंसानों की, तो इस मूर्ति बनाने के लिए वो ह्यूमन की बॉडी को बहुत अच्छे से पढ़ते थे, उनकी एनाटॉमी को, और उसकी एनाटॉमी के हिसाब से ही मूर्तियों को बनाते थे। द आउटस्टैंडिंग स्कल्पचर्स ऑफ द रेनेसेंस पीरियड वर डोनाटेलो हु मेड द ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ डेविड। तो उस जमाने के जो स्कल्पचर थे रेनेसेंस पीरियड के, डोनाटेलो, उन्हीं ने एक स्कल्पचर बनाया था ब्रॉन्ज का, डेविड का। ब्रॉन्ज मतलब तांबे की एक मूर्ति बना दी थी उन्होंने। माइकलएंजेलो हु मेड अ स्टैचू कॉल्ड पेटा। एक माइकलएंजेलो थे जिन्होंने एक स्टैचू बनाई थी जिसको बुलाया था पेटा। ये आप देख सकते हैं फोटो में। ये स्टैचू किसने बनाई थी? माइकलएंजेलो ने बनाई थी। शोइंग मदर मैरी इन द सीटेड पोर्शन कैरी द बॉडी ऑफ द जीसस। मदर मैरी को उन्होंने बनाया था कि सीटेड पोर्शन में मदर मैरी बैठी हुई हैं और जीसस की बॉडी को लिए हुए हैं। तो ये देख सकते हैं कि ह्यूमन स्क्रप्चिंग करने लगे थे, यानी इंसानी मूर्तियां बनाने लगे थे, जिसके लिए वो इंसान की पूरी बॉडी की एनाटॉमी को पढ़ते थे, जिस हिसाब से वो अच्छे से उसको बना सके। Renaissance led to the use of local language instead of Latin as in the Middle Age। अब लोकल लैंग्वेज का भी इस्तेमाल होने लगा था। Beside the use of local language, the author of this period wrote various aspects of human life rather than a spiritual theme. They tried to highlight the problem faced by the man। जो ऑथर्स थे इस ज़माने के, वो लोगों की तकलीफ़ों पे किताबें लिखने लगे, लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती थी उनको लोगों को बताने लगे किताबें लिख लिख के। यानी वो जो स्पिरिचुअल थीम पहले ज़माने में जो रिलीजियस बिलीफ चलता था, सिर्फ धार्मिक किताबें लिखी जाती थी, उसको अब हटा दिया गया था। अब वो किताबें भी लिखी जा रही थी जिसमें जो भी प्रॉब्लम्स इंसानों को फेस करने को मिलती है उनके बारे में हो। द रिनेसेंस स्पिरिट इनकरेज साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। रिनेसेंस स्क्रिप्ट की वजह से हमने पहले ही पढ़ा था कि साइंटिफिक अप्रोच आ गया था उनके अंदर, तो वो अब साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट करने लगे थे चीज़ों पे। द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट लेड टू मेनी न्यू इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज। अब जब एक्सपेरिमेंट होंगे तो नई नई चीज़ें मिलेंगी मार्केट में, नई नई चीज़ें आएंगी, नई नई डिस्कवरी हो रही थी। सम ऑफ दीज डिस्कवरी चैलेंज द एग्जिस्टिंग चर्च बिलीव। अब कुछ ऐसी डिस्कवरी हो गई जिसने चर्च को, जो लोग चर्च को मानते थे, उनको चैलेंज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल द कॉर्पेनिकस, अ पॉलिश एस्ट्रोनॉमर, प्रूव दैट द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। By this he challenged the old Christian belief that the earth was the center of the universe। अब क्या हुआ, जब डिस्कवरी होने लगी तो एक पॉलिश एस्ट्रोनॉमर था, उसने ये प्रूव कर दिया कि अर्थ सूरज के चारों तरफ घूमती है। तो जो लोग, जो पहले जो क्रिश्चियन थे, वो ये मानते थे कि अर्थ यूनिवर्स का सेंटर है, अर्थ अपनी जगह पे रुकी हुई है। तो ये बिलीफ भी अब खत्म हो गया। जब लोग धीरे धीरे नॉलेज लेने लगते हैं तो जो पुराने बिलीफ चल रहे होते हैं उनको क्वेश्चन करना चालू कर देते हैं और फिर उनको प्रूव करने लगते हैं, तो फिर वो गलत साबित होने लगते हैं धीरे धीरे। तो जो लोग आंख बंद करके पहले ज़माने में बिलीव करते थे, वो भी धीरे धीरे ये सोचने में मजबूर हो गए। Later on, German scientist John Kepler proved that the Earth and the other planets move around the Sun not in the सर्कल बट इन द इलेप्टिकल ऑर्डर। उसके बाद फिर और एक्सपेरिमेंट होने लगे। फिर एक जर्मन साइंटिस्ट आ गए, जॉन केपलर, उन्हीं ने बताया अर्थ और उसके साथ और भी प्लैनेट ऐसे हैं जो सन के चारों तरफ घूमते हैं लेकिन सर्कल में नहीं घूमते, इलेप्टिकल ऑर्बिट बनाते हैं। तो एक और नई डिस्कवरी हो गई।
Italian scientist Galileo invented the telescope. He discovered that the Milky Way is made up of a star. अब क्या हुआ, इटालियन साइंटिस्ट आए गैलीलो, उन्होंने टेलीस्कोप बनाया। जब टेलीस्कोप बनाया तो फिर उन्होंने देखा मिल्की वे है, मिल्की वे जो है स्टार से मिलके बनी है, यानी आकाश गंगा की खोज हो गई। सर आइजैक न्यूटन डिस्कवर हिज फेमस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आइजैक न्यूटन ने, फिर आइजैक न्यूटन आए, आइजैक न्यूटन ने क्या करा, ग्रेविटेशन के लॉ को डिस्कवर कर लिया। जॉन गटन इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस विच हेल्प इन स्प्रेडिंग नॉलेज थ्रू द बुक। जब जॉन गटनबर्ग ने क्या किया, प्रिंटिंग प्रेस बना ली। जब प्रिंटिंग प्रेस बना ली उन्होंने, अब और नॉलेज लोगों तक पहुंचने लगी, कैसे, बुक के थ्रू, बुकें प्रिंट होने लगी। द मोस्ट सिग्निफिकेंट हिस्ट्री इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन वॉज मेड बाय इंग्लिश फिजिशियन विलियम हार्वे, who discovered how blood circulate from heart through arteries to the various part of the body। सबसे इम्पोर्टेंट जो डिस्कवरी हुई उस दौर में वो क्या हुई, विलियम हार्वी ने डिस्कवर कर दिया कि ब्लड जो होता है वो सर्कुलेट करता है, कहाँ से, दिल से सर्कुलेट करता है और जाता है हमारी पूरी बॉडी में। कौन उसको सर्कुलेट करता है, हार्ट, हमारा दिल उसको सर्कुलेट करता है। तो ये भी डिस्कवरी हो गई धीरे धीरे। द आर्किटेक्ट ऑफ रिनेसेंस पीरियड freed themselves from the medieval rules and tradition and constructed beautiful monuments, church, monastery, palaces. They blended various styles like Islamic, Greek, Roman, Byzantine. St. Peter's Church in Rome is an excellent example of Renaissance architect. It was designed and decorated by Michelangelo। अब क्या हुआ कि जो आर्किटेक्ट्स थे ना रिनेसेंस पीरियड के, उन्हीं ने पुराने जो भी थॉट थे, जो मिडिवल पीरियड चल रहा था, उससे अपने आप को आज़ाद करा और नई नई चीज़ें सीखी। तो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स बनाए, चर्च बनाई, मोनेस्ट्रीज बनाई, इस्लामिक, ग्रीक, रोमन, बाजेंटीन स्ट्रक्चर बनाए वहाँ पे। सेंट पीटर चर्च आपका रोम में है, वो अभी भी बहुत ही खूबसूरत मॉन्यूमेंट है, जो रिनेसेंस आर्किटेक्चर्स का एक बहुत ही नायाब नमूना है, जिसको डिज़ाइन किसने किया था, मैकेलेंजेलो ने। ये आपका सेंट पीटर चर्च का फ़ोटो दिया हुआ है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आई होप सो आपको हमारी वीडियो समझ में आई होगी, जो भी हमने बात करी। अभी बेसिकली क्या क्या चल रहा है, एक इंट्रोडक्शन चल रहा है हिस्ट्री का, कि पुराने ज़माने में हम लोग क्या थे, फिर हम लोग धीरे धीरे कैसे हमारे अंदर चेंजेस आए, क्या क्या डिस्कवरी हुई, अर्थ की डिस्कवरी हुई, मिल्की वे की डिस्कवरी हुई, ग्रेविटेशन लॉ आया। जब धीरे धीरे लोग चीज़ों को पढ़ते रहे तो वो धीरे धीरे अपने आप को उन्होंने कन्वर्ट करा। तो यही एक ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन क्या होता है, एक फेज से दूसरी फेज में अपने आप को कन्वर्ट करना, वो कहलाता है ट्रांजिशन। तो यही अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ट्रांजिशन पीरियड। तो अभी हमने रिनेसेंस के बारे में पढ़ा है, आगे हम लोग रिफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो भी रिफॉर्मेशन होंगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें इसको। और अगर कोई भी सुझाव देना चाहते हो हमारी वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट करके हमें सुझाव दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।